Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My dear students, in today's session, let's learn class 8 History and Civics textbook series lesson number 2 Europe and India. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का आपको इतिहास और नागरिक शास्त्र का जो पुस्तक है उसका पाठ क्रमांक 2 यूरोप एंड इंडिया. So let's learn this lesson with full explanation English with Hindi and do like share subscribe our channel, keep supporting. So चलिए बच्चों शुरुआत कर देते हैं इस सेशन को. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. यानी कि आधुनिक कालखंड में यूरोप में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसका परिणाम भारत में भी दिखाई दे रहा था. Therefore, इसलिए while studying the period of modern India history, जब हम आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड का पढ़ाई करते हैं, we have to study the events happening in Europe during this period. So उसी समय में जो यूरोप में जो घटनाएं घटित हुई है तो उसका भी अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. पीरियड ऑफ रिनेसेंस. रिनेसेंस यानी कि हम इसको बोल सकते हैं नवयुग, राइट. सो चलिए हम अभी इसका डिटेल में स्टडी करते हैं. इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मिडाइवल पीरियड इज 13th to 16th century is known as the period of renaissance. यूरोपियन इतिहास में मध्य युग का जो अंतिम चरण था ईस्वी सन 13 और 16 यह शताब्दी के बीच की शताब्दियां है. During this period, Reformation, a religious reform movement, and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. और इन्हीं कालखंड में जो हम बोलते हैं ना नवयुग के रूप में ये कालखंड जाने जाते हैं, लेकिन इस युग में रिफॉर्मेशन यानी कि पुनर्जागरण, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि धार्मिक सुधार आंदोलन एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज यानी कि भौगोलिक खोज. सो ये जो घटनाएं हैं लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा और इसी का जो परिणाम स्वरूप है आधुनिक युग की नींव रखी गई. हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ रिनेसेंस और इसी युग को पुनर्जागरण युग ऐसे बोला जाता है. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, revival of Greek and Roman tradition, which gave momentum to an overall development. पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुई. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. ये यहाँ पे देखिए इसी के द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने में भी प्रेरणा मिली. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. पुनर्जागरण युग में मानवता को भी महत्व प्राप्त हुआ. Instead of religion, man became center point of all ideologies. मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने का दृष्टिकोण इसमें भी परिवर्तन आ गया. The reform movement spread throughout all sectors of human life. धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु यहाँ पर मनुष्य बन गया. Through knowledge, science as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. यानी कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन है उसमें मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया और ज्ञान विज्ञान तथा जो विभिन्न कला के जो क्षेत्र थे उसमें भी पुनर्जागरण आंदोलन को आप दे सकते हो इस कालखंड में. सो यहाँ पे देखिए बच्चों लियोनार्डो दा विंसी इनके बारे में यहाँ पर जानकारी है. दिस इज द पिक्चर ऑफ हिम. ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रेनेसेंस. यानी कि पुनर्जागरण नवयुग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व इन्हें माना जाता है. ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट. वह अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत थे. He had mastery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. वह अनेक शास्त्रों में और कलाओं में पारंगत थे जैसे कि स्कल्पचर यानी शिल्प कला, आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य कला, मैथमेटिक्स यानी गणित, इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी, म्यूजिक यानी संगीत और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान. सो इन सभी क्षेत्रों का उन्हें ज्ञान था. बट ही बिकेम वर्ल्ड रीनाउंड एज अ पेंटर. लेकिन ये सभी चीजों का ज्ञान होते हुए भी वो चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुए. His paintings of Mona Lisa and The Last Supper became immortal.
लास्ट सपर, ये जो पेंटिंग्स है ये इमॉर्टल बन गई, यानी कि कालजयी बन गई। द आर्ट एंड लिटरेचर, यहाँ पे देखिए बच्चों की जो द आर्ट एंड लिटरेचर है, यानी कि पुनर्जागरण युग की जो कलाएं हैं या फिर जो साहित्य है, दिस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो मनुष्य की जो भावनाएं हैं और संवेदनाएं हैं उनको यहाँ पर व्यक्त किया जाने लगा। लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा जिससे लोग समझ सके। ड्यूरिंग 1450 जोनासन गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। 1450 में बच्चों जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नई विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो इसके कि धर्म में जो सुधारणाएं हुई वो हम देखेंगे। द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की जो पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाएं थी उनकी कड़ी आलोचना की। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वर टेकिंग एडवांटेज of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. ईसाई के जो धर्मगुरु थे लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे। They looted the people in the name of religion. धर्म के नाम पर वो लोगों को लूटते थे। The movement that began against it is known as religious reform movement. और इसी के खिलाफ जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस। और धर्म के नाम पर ये जो लूट चालू थी इसके खिलाफ जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसी आंदोलन का जो फल स्वरूप था वो धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। जियोग्राफिकल डिस्कवरी, यानी कि भौगोलिक खोज जो हो गई, यहाँ पे देखिए इन 1453 दी ऑटोमन तुर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तांबुल में है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बेंजाइटिन एम्पायर। अभी देखिए कि 1453 में ऑटोमन तुर्कियों ने बेंजाइटिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तांबुल का है उसको जीत लिया। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। और इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. और तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए। इसका परिणाम क्या हो गया कि यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता लगने लगी। This led to a new phase of geographical discoveries और इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ। Let us know, क्या आपको पता है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, भौगोलिक खोज। ड्यूरिंग 15th century यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। इन 1487, यहाँ पर देखिए बच्चों, इन 1487 1487 में जो बार्थोलोम्यू डायस है, ठीक है, बार्थोलोम्यू डायस नामक जो व्यक्ति है, पोर्तुगीज सेलर, ये एक पोर्तुगीज नाविक थे। He began his expedition in search of India. So उन्होंने भारत की खोज में अपनी जो खोज थी, भारत का सर्च करने के लिए उन्होंने उनकी जो खोज है वो स्टार्ट कर दी। But reached the tip of African continent, which we now know as the Cape of Good Hope. 1487 में बार्थोलोम्यू डायस इंडिया की खोज में तो चल पड़ा। वो पुर्तगाली नाविक था, लेकिन वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया। उसके बाद इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing towards west but reached on the eastern coast of the continent of America. 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। In 1498, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut. So यहाँ पर देखिए 1498 में
पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकत बंदरगाह में आ पहुंचा। डू इट, आपको क्या करना है? On an outline map of the world show the new sea routes and regions discovered by the sailors। संसार के यानी कि जो आपका मैप है, वर्ल्ड मैप जो है बच्चों, तो इसके ढांचे में समुद्री नाविकों द्वारा खोजे गए जो नए समुद्री मार्ग एवं प्रदेश है वो आपको वहां पर दिखाने हैं। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन इन यूरोप, यूरोप में जो वैचारिक क्रांति आई थी, अभी इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे, लर्न करेंगे। Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age। पुनर्जागरण यानी नवयुग में जो परिवर्तन आ गया, उसका जो परिणाम हो गया, यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हो गई। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, और इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति भी हो गई। इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन यानी वैचारिक क्रांति। The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा। The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view। और यहाँ पर देखिए बच्चों की प्रस्थापित जो रूढ़ी परंपराएं थी, मान्यताएं थी तथा घटित घटनाएं थी, तो इसकी ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। All these changes are addressed as intellectual revolution which gave further momentum to scientific discoveries in Europe। और इस समग्र परिवर्तन को वैचारिक क्रांति कहा जाता है। इस वैचारिक क्रांति द्वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को भी प्रोत्साहन मिला। रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पर, यानी कि जो पॉलिटिकल यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि राजनीतिक जो क्रांति थी, तो उसमें क्या चेंजेस आ गए। In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place। यानी आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, the period is known as the Age of Revolutions। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई क्रांतिकारी घटनाएं वहां पर घटित हुई, और इसी का फलस्वरूप यह जो युग था वो क्रांति युग के रूप में जाना जाने लगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। और इसी कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। देयर वाज चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में वहां पर बदलाव आ गया। द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द किंग। 1689 के बिल ऑफ राइट्स के कारण राजा के अधिकार वहां पर संकुचित हो गए। एंड द सोवरिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश, और संसद की संप्रभुता स्थापित हो गई। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, वो हम अभी लर्न करेंगे। With the background of this development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence। यूरोप में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां वहां पर हो रही थी, इसका विचार करते हुए अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का भी विचार होना आवश्यक है। With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent। अभी अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के बाद यूरोप के जो देश है उनका ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हो गया। The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies। साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड established 13 colonies on the east coast of America। और यहाँ पर प्रारंभ में इंग्लैंड ने क्या किया कि वहां पर अपने जो 13 उपनिवेश उन्होंने स्थापित किए। इंग्लैंड established 13 colonies on the east coast of America and initially England had nominal domination over these colonies। और इसी तरह से इंग्लैंड ने वहां पर वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए और अपने जो बंधन है, कठोर बंधन है, वो लादने के लिए शुरुआत कर दी। But later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies। उसके बाद इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इन लोगों को इनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया, पैसा इनसे वो निकालने लगे। एंड द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। और इसीलिए अमेरिका ने क्या किया कि इंग्लैंड के खिलाफ वहां पर जंग छेड़ दी। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। और इन्हीं जो
कॉलोनीज का जो वॉर है, ठीक है, उन्होंने जो भी रिवोल्ट उनके अगेंस्ट जो वहां पर जंग छेड़ी थी उसको शांत करने के लिए इंग्लैंड ने वहां पर युद्ध घोषित कर दिया। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वन अगेंस्ट इंग्लैंड। और अमेरिका ने क्या किया कि जॉर्ज वॉशिंगटन इनके इनका जो एक नेतृत्व है, उनके उनके नेतृत्व में वहां पर आर्मी डेवलप किया और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो युद्ध था वो जीत लिया। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी घटना को अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है। A new nation known as the United States of America with a federal government, written constitution and based on the principles of democracy was born। और देखिए बच्चों कि इसी में से एक नया देश यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका संघराज्य का निर्माण हुआ विद अ फेडरल गवर्नमेंट, जहां पर शासन प्रणाली थी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान था, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वाज बोर्न, और यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच की जो राजनीति, फ्रेंच की जो रेवोल्यूशन है वो हम लर्न करेंगे। इन 1789 द पीपल ऑफ फ्रांस रिवोल्टेड अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्की एंड feudalism and established a republic। तो 1879 में फ्रांस की जनता ने वहां की निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध जंग छेड़ दी और एक गणतंत्र की स्थापना की। दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी घटना को फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में माना जाता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव टू द वर्ल्ड द थ्री वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सो देखिएगा कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता एंड फ्रेटर्निटी यानी बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है। इन वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई उनमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति कैसे हो गई? In the later period of 18th century, there were many technological innovations in Europe। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। There was production with the help of machines running on steam। भाप के ऊपर चलने वाले वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। The cottage industries were replaced by big factories। और छोटे घरेलू उद्योग धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, और हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग वहां पर स्टार्ट हो गया। रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधन वहां पर डेवलप हो गए। द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यंत्र युग का जो निर्माण हो गया था इसी को हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहां पर हो गया? इंग्लैंड में हुआ, और इसके पश्चात में धीरे धीरे पश्चिमी जो पार्ट था वहां पर फैल गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू बी डिस्क्राइब एज वर्ल्ड फैक्ट्री। और इसी समय इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन विश्व का कारखाना के रूप में किया जाने लगा। राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स यानी कि समुद्री नए मार्ग खोजे गए, बिगन अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और इसी से यूरोप और एशिया के देशों के बीच व्यापार का नया युग प्रारंभ हो गया। मेनी ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट, और समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आ गए। It was not easy to carry out trade single-handedly and hence many traders came together and started trade। और किसी एक व्यापारी के लिए सिंपल नहीं था कि कोई एक व्यापारी ये व्यापार करे, तो सभी व्यापारी एक साथ आकर उन्होंने इस नए व्यापार की शुरुआत की। Thus there was rise of many trading companies। इसी तरह से अलग अलग ट्रेडिंग कंपनीज वहां पर डेवलप हो गए। Trade with Oriental countries was very profitable and responsible for economic prosperity। और देखिए बच्चों इसी में कि इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता यहाँ पर बढ़ रही थी।
Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these ट्रेडिंग कंपनीज। तो इसका परिणाम यूरोप के जो शासक व्यापारी कंपनियां थी उन्होंने सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं वो देने लगे। दिस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स व्हिच लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन यूरोप। और इस व्यापार का जो फलस्वरूप था यूरोपीय देशों के धन संचय में वृद्धि होने लगी और इस धन संपत्ति का उपयोग पूंजी के रूप में व्यापार और उद्योग धंधों में किया जाने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ, यूरोप के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो गया। कॉलोनियलिज्म यानी कि यहाँ पर इसका मैं अर्थ आपको आगे बताऊंगी कि कॉलोनियलिज्म मींस वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे देश के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को क्या कहते हैं, उपनिवेश स्थापित करना, यानी कि दूसरे देश में जाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, ये इसका अर्थ है। पावरफुल कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑक्युपाइज अनदर रीजन एंड एस्टैब्लिशेस इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। यानी क्या कि किसी आर्थिक सैनिक दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी दूसरे देश के प्रदेश को व्याप्त कर वहां पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करना, इसी को क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म। दिस इज नोन एज कॉलोनियलिज्म। दिस tendency of colonialism led to rise of imperialism among the Europeans। और इससे क्या हो गया कि यूरोप में जो यूरोप के जो देश हैं इनकी मानसिकता में से साम्राज्यवाद का उदय हो गया। इंपेरियलिज्म यानी कि इसका भी अर्थ मैं आपको बताऊंगी। इंपेरियलिज्म मींस a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies। विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर जो वर्चस्व स्थापित किया जाता है इसे को क्या कहा जाता है, साम्राज्यवाद, यानी इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बन गए। Imperialism of British East India Company in India। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्यवाद है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे। देयर वाज कंपटीशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोप की जो सत्ताएं थी इनके बीच कांटे की जो टक्कर है वो चल रही थी। The British established British East India Company in 1600 to carry out trade in India। 1600 ईस्वी सन 1600 में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। This company took permission from Emperor Jahangir and established its factory in सूरत। इन्होंने क्या किया कि जहांगीर बादशाह से अनुमति ली और सूरत में गोदाम की स्थापना की। The trade between India and England was carried out through this company। और इस कंपनी द्वारा भारत और इंग्लैंड के साथ जो व्यापार है वो चलता रहा। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। अभी ब्रिटिश और फ्रेंच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद थे। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर राइवल्स इन द कंपटीशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। अभी भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए। ड्यू टू दिस देयर वर 3 wars fought between them which are known as Carnatic wars। अभी देखिए इसी के चलते इंग्लैंड और फ्रांस में जो 3 युद्ध हो गए उन्हें क्या कहा जाता है, कर्नाटिक वॉर्स। सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन वाज रॉन्ग, दिस इज कर्नाटिक वॉर्स। ठीक है, कर्नाटिक युद्ध के रूप में इसे बोला जाता है। इन द थर्ड कर्नाटिक वॉर इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। और इसमें इंग्लैंड ने फाइनली फ्रांस को हरा दिया। डिफीट करना यानी हराना। देयरफॉर और हाँ, इसका जो परिणाम हुआ, नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अभी प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। द बंगाल प्रोविंस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया। बंगाल प्रांत भारत का अत्यंत समृद्ध प्रांत था। इन 1756 सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज द ट्रेड कंसेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मुगल एम्पायर इन बंगाल प्रोविंस। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यावसायिक सुविधाएं प्राप्त जो की थी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग वो करने लगे। The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of the Nawab। और नवाब से पूछे बिना ही उन्होंने क्या किया, कोलकाता में अपने गोदामों के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी। Hence सिराजुद्दौला captured the factory at Kolkata। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उस फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। And this created
डिसकंटेंट इन इंग्लैंड, और इससे फिर वहां पर क्या हो गया, असंतोष फैल गया. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली bribed Mir Jafar, the commander in chief of the Nawab's army, and also promised to make him the Nawab of Bengal. तो रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का वापर करते हुए नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको लालच दिया और उसको अपने पक्ष में कर लिया. Nawab Sirajuddaulah and the British troops met in Plassey in 1757, but under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle, and hence Sirajuddaulah was defeated. अभी मीर कासिम को तो पहले ही रॉबर्ट क्लाइव ने खरीद लिया था, सॉरी मीर जाफर को, तो उसने उसकी सेना ने कोई आक्रमण ही नहीं किया, तो इसका परिणाम क्या हो गया कि सिराजुद्दौला की पराजय हो गई, वो हार गया. Mir Jafar became the Nawab of Bengal with the support of British, but later he started protesting against the British, and hence his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab. अभी देखिए कि मिर जाफर अभी नवाब बन गया, लेकिन वो भी बाद में ब्रिटिशों के खिलाफ होने प्रोटेस्ट करने लगा. उसके बाद उसका जो दामाद था मीर कासिम, उसका नवाब बनाया गया. Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British, and hence once again Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. उसको भी जो illegal वहां पर ट्रेड यानी कि बिजनेस, अवैध बिजनेस जो चल रहा था, उसने उस पर पॉइंट आउट किया, तो उसको वापस से मिर जाफर को ही नवाब बना दिया गया. टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, द नवाब ऑफ अयोध्या, मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड रैन अ कैंपेन. तो अभी देखिए बाद में क्या हो गया कि ये जो सब थे, ठीक है, हम बोलेंगे कि बंगाल में चल रही अंग्रेजों की जो गतिविधियां थी, इससे मीर कासिम, फिर अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी. 1764 बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन बिहार. बिहार में बक्सर की 1764 में लड़ाई हो गई. आफ्टर दिस बैटल, इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी बने, और इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल के सूबे में दीवानी अर्थात राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया. इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज लेड इन बंगाल. और इसी प्रकार भारत में अंग्रेज की सत्ता की नींव बंगाल में रखी गई. ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल. अभी देखते हैं कि ब्रिटिश मैसूर में क्या स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष. ये देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ टीपू सुल्तान. हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल एंड टू कंट्रोल ऑफ मैसूर. हैदर अली जो है, मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया. आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर. हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका जो लड़का था, ठीक है, तो टीपू सुल्तान, वो वहां का शासक बन गया. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उसने संपूर्ण प्रयास किया ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए. एट द एंड, लेकिन एंड में टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटल एट श्रीरंगपटना इन 1799. 1799 में श्रीरंगपटना की लड़ाई में वो मृत्यु हो गए. इन दिस मैनर द ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी. और इसी तरह से ब्रिटिशों के हाथ में मैसूर की राजसत्ता भी आ गई. ब्रिटिश कंट्रोल. अभी देखिए कि आगे जाकर ब्रिटिशों ने क्या किया कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध. टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. अभी भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा की ओर वो मुड़ गए. They feared that Russia might attack India through Afghanistan, and hence the English started establishing their influence over Afghanistan. उनको ये भय था कि रूस भारत अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा, और इसी के लिए उन्होंने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए शुरुआत कर दी. द रूट टुवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध. अफगानिस्तान के लिए जो रास्ता जाता था वो सिंध मार्ग से जाता था. एंड द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध एंड हेंस कैप्चर्ड इट इन 1843. तो सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आ गया, और 1843 में उन्होंने सिंध को हड़प लिया. फॉल ऑफ सिख पावर. सिख पावर की जो पराजय थी वो देखेंगे. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, द पावर इन पंजाब वाज इन द हैंड्स ऑफ रणजीत सिंह. 19वीं शताब्दी में पंजाब की जो पूरी पावर थी वो रणजीत सिंह के हाथ में थी. आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह, हिज माइनर सन. अभी रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका माइनर यानी कि अल्पवयीन जो लड़का था, दिलीप सिंह, केम टू द थ्रोन. वो आगे आ गया. ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदन लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स. अभी वो तो माइनर था, इसके लिए इसकी जो माँ थी
जिंदन उसने राज्य प्रशासन चलाने लगी, लेकिन सरदारों पर उसका अंकुश नहीं रहा। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब सम ऑफ द सिख सरदार, और ब्रिटिशों ने सिख सरदारों को भी खरीद लिया। द सिख कम्युनिटी थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश, और अभी ब्रिटिशों ने वहां पर भी अटैक करने के लिए शुरुआत कर दी। इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर द सिख्स वर डिफीटेड, जो पहला युद्ध हुआ एंग्लो सिख वॉर, उस पर सिख जो थे उनकी पराजय हो गई। बट स्टिल दलीप सिंह रिमेन ऑन द थ्रोन, बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश और पंजाब वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख्स। लेकिन फिर भी वहां पर दलीप सिंह ही गद्दी पर थे, लेकिन पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था और वहां पे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए, मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश, उसने ब्रिटिशों के खिलाफ मुल्तान ने फिर जंग छेड़ दी। थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेट इन द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, हजारों सैनिकों ने सिख सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया। इन द सेकेंड वॉर द सिख्स हैड टू फेस डिफीट अगेन। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब, और पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों का विद्रोह भी किया, और इस युद्ध में हजारों सैनिक उतरे, लेकिन इसमें भी वो पराजित हो गए, और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ लिया। द मराठास वर इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन इंडिया, मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण सत्ता मानी जाती है। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन ऑफ रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द मराठास विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, और मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव गड़ाई, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लर्न करेंगे। ये 30 मिनट्स का सेशन हो गया, क्या करें अभी एक लेक्चर में आपको फिनिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 पार्ट्स बन जाते हैं तो फिर वो फ्लो में स्टडी नहीं होता, इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो आप इसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स की गैप से चेक करके लर्न कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।